नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली वालों को अक्सर लगता होगा कि वो चक्रवाती तूफान जैसी किसी चीज के साए से हमेशा हमेशा के लिए महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मशहूर लेखक अमिताभ घोष ने अपने इस किताब द ग्रेट डिरेंजमेंट में, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक वाकया लिखा है। यह किताब पेंगुइन रैंडम हाउस ने छापी है। इस वाकये के अनुसार 1978 का साल था और मार्च के महीने का एक दिन था। अमिताभ घोष दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अचानक आसमान में धुंध के बादल बन गए हैं और बवंडर सा उठा है। विचित्र और तेज किस्म की आवाजें चारों तरफ गूंज रही हैं। वो अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर छिपा लेते हैं और देखते हैं। और उन्होंने लिखा है इस किताब में कि साइकिलें हवा में उड़ रही थीं, स्कूटर हवा में उड़ रहे थे, दुकानें हवा में उड़ रही थीं। इतना घना और भयंकर बवंडर था। इस घटना के बारे में 18 मार्च 1978 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने यूं लिखा था, 30 डेड, 700 हर्ट एज साइक्लोन हिट्स नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली लिखा था। पूरी दिल्ली में वो बवंडर नहीं आया था। किसी को पता नहीं चला कि कहां से आया है। 19 मार्च 1978 की एक दूसरी हेडलाइन में इसके बारे में कहा जाता है, अ वेरी वेरी रेयर फेनोमेना, और पता चलता है कि ये टॉर्नेडो था। दरअसल हम समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं अब जब बढ़ गई हैं, तब भी हमारे जहन में ये एक बात है कि इसके लिए हम अप्रत्याशित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। लेकिन लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं अपनी इस शानदार किताब में कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं अब अप्रत्याशित नहीं हैं। आप भूल जा रहे हैं, ये अप्रत्याशित है। मुंबई के बारे में उन्होंने लिखा है कि अकेले साल 2015 में बंगाल की खाड़ी से कहीं ज्यादा तूफान अरब सागर में उठे थे। और यही नहीं, 1882 में मुंबई में एक तूफान आया था, इसी तरह का साइक्लोन। उस वक्त आबादी का अनुमान कोई 8 लाख था। 1 लाख लोग मुंबई में मारे गए थे। आज की आबादी के हिसाब से अनुमान लगाए तो 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो ये जरिया है या नजरिया है किसी प्राकृतिक आपदा को देखने का। हम उसके आने की उत्सुकता से मीडिया की मूर्खता भरी रिपोर्टों से भर दिए जाते हैं और गुजर जाने के बाद हमें ठंडा छोड़ दिया जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी तूफान और उसके बाद के हालात को देखने का नजरिया इतना फर्क है कि नेशनल मीडिया के लिए तूफान के गुजर जाने के साथ ही यह खबर पीछे चली जाएगी। 165 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई हवा ने बंगाल के भीतरी इलाकों, खासकर दक्षिणी हिस्से को कितना तबाह किया है, इसका अंदाजा हम सिर्फ मरने वालों की संख्या से नहीं लगा सकते। तूफान से पहले 5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया। कैसे किया गया और वो प्रक्रिया क्या थी, मीडिया पर इसकी झलक भी नहीं दिखी। तो जाहिर है इतने लोग विस्थापित कर दिए जाएंगे तो मरने वालों की संख्या कम होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विनाश कम हुआ। बारुईपुर इलाके में ही एक अधिकारी ने बताया कि 40,000 कच्चे मकान बर्बाद हो गए हैं। कच्चे मकानों के ध्वस्त होने का मतलब है कम से कम 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए। उनका आशियाना हमेशा के लिए छिन गया। सुंदरबन की तरफ से आई ये तस्वीरें विनाश की पूरी कहानी नहीं कहती हैं। इनमें आप कुछ पेड़ों को गिरा हुआ देख रहे हैं और बिजली के खंभे को, और आश्रय स्थलों में बच्चों को, परिवारों को बैठा हुआ आप देख रहे हैं। Running out of the hangar.
Unfortunate. Everything gone. मगर तूफान के कारण बारिश और लहरों में उफान तेज तो रहा ही होगा, तभी तो कोलकाता एयरपोर्ट का हैंगर पूरी तरह डूबा हुआ नजर आ रहा है। हम माफी चाहते हैं कि वीडियो बनाने वाले का नाम हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वायरल हुए इस वीडियो से पता चल रहा है कि एयरपोर्ट पर ही कितना नुकसान हुआ है। झोपड़ियों को छोड़कर एयरपोर्ट का पहले इसलिए बता रहा हूं कि आज के दौर में ये सब नुकसान ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यूनिटेक बिल्डिंग के सामने फुटपाथ पर बनी झुग्गियां उजड़ गई हैं। कोलकाता वासी आकाश ने यह वीडियो हमें भेजा है। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं अपना भौगोलिक क्षेत्र बदल बदल कर हर साल आ रही हैं। पिछले साल इसी महीने ओडिशा के तटीय इलाकों में फोनी सुपर साइक्लोन आया था, आप भूल रहे होंगे। इस साल वहां असर कम रहा है, बंगाल में असर ज्यादा हुआ है, ये भी आप भूल जाएंगे। टेलीग्राफ में हमने एक रिपोर्ट देखी कि कोलकाता के पास हुगली इलाके में एक 500 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत गिर गई है। मैंने इस इमारत की तस्वीर हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि झटका लग गया, मन उदासी से भर गया, इसलिए कि ये जानने लगा और सवाल पूछने लगा कि ये बिल्डिंग 500 साल पहले किसने बनाई होगी और इस दौरान ये किस किस के हाथों से गुजरती हुई परित्याग कर दी गई होगी, छोड़ दी गई होगी और किस हालत में होगी कि इस ऐतिहासिक इमारत के गिर जाने के बाद किसी को कोई परवाह नहीं। खबर भी छपी तो सिर्फ एक लाइन की कि 500 साल पुरानी एक इमारत गिरी है। तो इस तरह से मीडिया ने क्या किया है कि पहले एक हेडलाइन की जगह बनाई है। ये सब अब समझ में आ रहा है, इस काम का अधूरापन और इसका बेअसर हो जाना, और उस हेडलाइन में जितनी जगह है उसी के हिसाब से चीजें भर दी जाती हैं। 500 years old बिल्डिंग कोलैप्स्ड, इसमें और डिटेल की कोई संभावना होती नहीं है। तो ये था कि हम देखें कि इस तूफान को और इसके असर को कहीं हम जल्दबाजी में छोड़ तो नहीं रहे हैं। इस वक्त बंगाल ही नहीं, सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति का हाल खस्ता है। कोविड-19 से लड़ाई के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है और उन्हें आर्थिक मदद के नाम पर इतनी ही मेहरबानी बरसाई गई है उन पर कि वो कर्ज जो हैं शर्तों के आधार पर जीडीपी का 3 के बजाय 5% तक ले सकते हैं राज्य। क्या ममता बनर्जी ने 1 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की है वो मिलेगा? हमने कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा। मांगा हुआ पैकेज कभी देने के लिए नहीं होता। अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप बिना मांगे हुए उस पैकेज का भी हाल देख लीजिए जो दिया गया है। 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है, कई लोग उसमें अपना हिस्सा खोजने निकले, वो आज तक नहीं लौटे हैं। उन्हें अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, इनबॉक्स में पूछ रहे हैं कि इसमें मेरा क्या है। तो इस तरह से ये तबाही आई है। बंगाल में हालत ये है कि उसके कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए हैं और इंटरनेट की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, टेलीफोन से संपर्क टूट गया है, हेडक्वार्टर का अपने थानों से भी संपर्क नहीं हो रहा है। एनडीआरएफ का कहना है कि 72 घंटे लग जाएंगे बंगाल को सामान्य होने में। ममता बनर्जी ने दोपहर में इन हालात का जायजा लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जानकारी दी कि 72 लोगों की मौत हुई है। Up till now, that 72 persons have been died. The disaster what we faced yesterday, that is more than Corona. Afternoon, Amit Shah gave me a ring. He already assured me that they will extend their full help, and I will request the Prime Minister also to visit, have a look. एक ऐसे वक्त में जब हम मीडिया क्रांति और डिजिटल क्रांति का जय घोष कर चुके हैं,
विजय का पताका लहरा चुके हैं, उसी वक्त में बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सारी तस्वीरें और सूचनाएं आप सभी नागरिकों तक नहीं पहुंच सकी हैं। अभी झुग्गियों और झोपड़ियों को गिनने में बहुत वक्त लगेगा जो उजड़ गई हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो इनमें रहने वाले लोग जो विस्थापित हुए हैं उनको फिर से विस्थापित होना पड़ेगा, फिर से नए जगहों पर घर बनाना पड़ेगा और फिर से वो किसी और तूफान में उजड़ जाएगा। यह वीडियो चमेली देवनाथ जी ने भेजा है। कोलकाता एयरपोर्ट के पास सुंदर बृष्टि सोसाइटी का है। आप यही तो देख रहे होंगे कि हरे हरे पेड़ गिरे पड़े हैं। हमने कई मीडिया रिपोर्ट में देखा कि पेड़ भी आदमी की तरह गिन लिए गए हैं या गिरे पड़े दिखाए गए हैं। कहीं कहा गया 500 पेड़ उजड़ गए तो कहीं 1000 पेड़ उजड़ गए। लेकिन सोचिए, आप अपने शहर में किसी सुबह जागें और सारे पेड़ों को गिरा देखें तो कितना कुछ उजड़ जाता है। पेड़ के नीचे टैक्सी स्टैंड होता है, कोई खोमचा लगाता है, किसी ने घर बनाया होता है। अकेले पेड़ थोड़े ना उजड़ता है। यही नहीं, इन पेड़ों के नाम नहीं दिखे कहीं। ये आम हैं कि इमली हैं कि अमलतास हैं कि बरगद हैं या पीपल हैं। मीडिया ने एक हेडलाइन की जगह बनाई जिसके बारे में पहले भी बताया आपको। उसमें सिर्फ संख्या ही ठीक से आती है, अलग अलग नाम नहीं आ पाते। पेड़ों की उम्र होती है, उसका भी जिक्र नहीं है। बंगाल में आज कई लोग इस बात से खासे उदास हैं कि उनके नज़रों के सामने जो पेड़ खड़ा रहता था वो गिर गया है। फेसबुक पर नहीं लिखने वाले लोग भी उदास हैं। उनसे पेड़ों का इस तरह से उजड़ जाना देखा नहीं जा रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक सदमा है जिसके बारे में मीडिया, खासकर नेशनल मीडिया, दर्ज करने में विफल रहा है। कोलकाता में कल रात को जो हुआ, दक्षिण बंगाल में जो कल तांडव हुआ साइक्लोन अम्फन का, वो अगर आप देखें तो हताश होना है। 72 पीपल डेड, कोलकाता में 15 और बाकी सब जिले में मारे गए। ज़्यादातर बहुत सारे लोग मारे गए इलेक्ट्रोक्यूशन होके, कुछ लोग मारे गए जब पेड़ उनके सर पे आ उतरा, और नहीं तो घर का दीवार। बहुत ही दुखद हालत। ममता बनर्जी का भी कहना है ये तो सर्वनाश है, ये तो तांडव हुआ है, और उत्तर और दक्षिण 24 परगना को फिर से अपने पैर पे खड़े होने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ साल शायद लगेंगे और बहुत सारे पैसे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है, कच्चे घरों का गिरना बारिश के समय, चक्रवात के समय एक आम बात होती है, लेकिन बिजली के पोल जो हैं वो इतने गिरे हुए हैं, ट्रांसफार्मर गिरे हुए हैं, तार पूरी तरीके से पानी में जो है वो गिरा हुआ है, जिसे बनाने में, जिसे रिस्टोर करने में सरकार को कम से कम 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे। दूसरी बात यह है कि खेतों में जो समुद्र का पानी आया है, पूरी जो खेती है वो चौपट हो गई है। साथ ही साथ पान की खेती होती है, वो सारा कुछ बर्बाद हो गया। किसान एक तरह से पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। सही कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि ये राजनीति का समय नहीं है, और शायद यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिक्चर को देख के, जो टीवी पे विजुअल्स चल रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की, लेकिन ममता बनर्जी को मालूम है कि शायद ये जो पूरा प्रोसेस होगा, पूरे एक तरीके से ये आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा, इसलिए शायद उन्होंने केंद्र के पैकेज से ज़्यादा ये बात कहा है कि पूरे विश्व को, पूरे देश को, बंगाल को फिर से मदद करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि उन्हें पूरे जो बर्बादी है उसका मैग्नीट्यूड का उन्हें अंदाज़ा है, उनके पास सारा फीडबैक है, उसी के आधार पर उन्होंने कहा है। ठीक 1 साल पहले मई के पहले हफ्ते में सुपर साइक्लोन फोनी आया था ओडिशा में। नेशनल मीडिया की टीम इलेक्शन के कवरेज में व्यस्त थी। बची खुची टीम को वहां पर रवाना किया गया, और जैसे ही पता चला कि फोनी तूफान गुजर गया है और मरने वालों की संख्या कुछ 64-65 है, तो ये तय कर लिया गया मीडिया संसार में कि नुकसान बहुत कम हुआ है। मरने वालों की संख्या इसलिए भी कम होती है कि अब उन इलाकों को पहले से खाली करा लिया जाता है।
लेकिन जिनके घर उजड़ जाते हैं उस तूफान में, डूब जाते हैं, वो भी जीते जी मर जाते हैं। उनकी जिंदगी की कहानी एक अलग संघर्ष के रास्ते पर चली जाती है। जैसे हम इसी बात को नहीं जान पाए शायद कि ओडिशा से फोनी तूफान के बाद कितने लोग उजड़कर सूरत गए, मुंबई गए, और उनमें से कितने लोगों को 1 साल के भीतर फिर से उजड़कर ओडिशा लौटना पड़ा कोविड-19 के कारण। तो हम विस्थापन दर विस्थापन की इन कहानियों को, बारीकियों को कभी नहीं जान पाते हैं। 40 दिन बीत जाने के बाद मुझे ठीक से याद है, हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा ने कहा कि फोनी के कारण बहुत तबाही आई हुई है वहां पर और लोग बहुत बेहाल हैं, मुझे जाने दीजिए। तो मुझे लगा कि 40 दिन बाद क्यों जाने के लिए कह रहे हैं। उस तूफान का कवरेज तो हर जगह बंद हो चुका था। तूफान के गुजर जाने के बाद नेशनल मीडिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी नहीं हुई, लेकिन सुशील महापात्रा गए और जो उन्होंने दिखाया उस पर वाकई यकीन नहीं हुआ कि 45 दिनों बाद आई उनकी रिपोर्ट तबाही की ये ताज़ी तस्वीरें लिए बैठी थी। चारों तरफ फोनी के बर्बादी के निशान थे, जैसे तूफान अभी अभी गुजरा। कृष्णानंद ब्लॉक में छतें उजड़ी हुई थीं, लोग अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। कई गांवों में रहने के लिए जगह नहीं थी, एक दिन में 1 बार का खाना मिलता था। फोनी के कारण ओडिशा को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 17,000 करोड़ की केंद्र से मदद मांगी थी, मिला 4,700 करोड़ रुपया। शायद उस वक्त चुनाव रहा होगा। अब आते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ। कोविड-19 ने जब दस्तक दिया तब चारों तरफ दुनिया में 2 बातों को लेकर हाहाकार उठा। एक कि हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने हैं, दूसरा हमें गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये संक्रमण फेफड़े में हमला करता है, निमोनिया हो जाता है, तब सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वेंटिलेटर की मदद जरूरी हो जाती है। आपने मार्च और अप्रैल के महीने में ही खराब क्वालिटी के टेस्ट किट की खबरें तो सुन ली, ये देखना बाकी था, देख लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। गुजरात में वेंटिलेटर की एक कथा चल रही है, फर्जी जाली वेंटिलेटर की। क्या वेंटिलेटर भी कोई जाली हो सकता है? लेकिन गुजरात से आने वाली खबरें बता रही हैं कि वेंटिलेटर जाली हो सकता है। अंग्रेजी के अखबार अहमदाबाद मिरर ने 18 मई को एक खबर छापी और हेडलाइन लगाई कि फेक वेंटिलेटर लीव गुजरात मॉडल गास्पिंग फॉर ब्रीथ, यानी जाली वेंटिलेटर ने गुजरात मॉडल को हंफा दिया है, हांफते हुए छोड़ दिया है। आलोक ब्रह्मभट्ट और ब्रेंडन डावी की रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री रूपाणी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में धमान 1 नाम के एक वेंटिलेटर का उद्घाटन किया। बड़े बड़े दावे किए, प्रेस नोट में इसे वेंटिलेटर बताया। अखबार की रिपोर्ट में वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी के मालिक को मुख्यमंत्री का दोस्त बताया गया है। अब यह बात सामने आई है कि जिसे वेंटिलेटर बताकर प्रचारित किया गया वो वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन तब तक गुजरात के कई सरकारी अस्पतालों में इस वेंटिलेटर को लगा दिया गया। 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा था कि इस वक्त दुनिया में वेंटिलेटर की बहुत जरूरत है। गुजरात इस तरह का सस्ता वेंटिलेटर बनाकर कोविड से लड़ाई में विश्व नेता बन सकता है। गुजरात सरकार के प्रेस नोट में भी इसे वेंटिलेटर कहा गया। अहमदाबाद मिरर ने लिखा कि मुख्यमंत्री से संपर्क करने का प्रयास किया गया मगर जवाब नहीं आया, लेकिन कंपनी के मालिक ने मान लिया था कि यह वेंटिलेटर नहीं है और सरकार को पहले बता दिया गया था। डॉक्टरों ने भी इस रिपोर्ट में कहा है कि नॉर्मल वेंटिलेटर से ज्यादा इसमें ऑक्सीजन पंप करना पड़ता है। हम इसका इस्तेमाल वेंटिलेटर की तरह नहीं कर सकते, इसका टेस्ट होना चाहिए। यह विश्व नेता बनने का चस्का थोड़ा ठीक नहीं है, वर्ल्ड लीडर बनने का। अभी 6 साल से हम वर्ल्ड लीडर बन रहे थे, अभी हम लोकल बनने लगे हैं। तो इसलिए हमें अपने सामान्य गति से अच्छा काम करते हुए चलना चाहिए।
बार बार ट्रैक नहीं बदलना चाहिए। लेकिन वेंटिलेटर की यह कथा अभी पूरी नहीं हुई है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया है कि इस वेंटिलेटर को, जो कि नहीं है, इसके इस्तेमाल करने का सर्टिफिकेट जो सरकारी एजेंसियां होती हैं उन्होंने नहीं दिया। सरकार सर्टिफिकेट दिखाए और बताए कि 5000 वेंटिलेटर का ऑर्डर किस आधार पर दिया गया। बीजेपी कह रही है कि गुजरात में कांग्रेस झूठ फैला रही है। उमा शंकर सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। गुजरात के राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी के बनाए इस वेंटिलेटर पर भारी विवाद हो गया है। 4 अप्रैल को खुद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ज्योति सीएनसी के इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया और इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत हथियार के तौर पर पेश किया। मुझे खुशी है कि वेंटिलेटर बनाने में भी गुजरात में हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट कामयाब हुए। पूरा उसका सर्टिफाई भी हो गया है और पेशेंट पर सुबह से सक्सेसफुली वो काम भी कर रहा है। हमारे साथ जो मैन्युफैक्चर करते हैं वेंटिलेटर, वो पराक्रम सिंह जी और उनके साथी जिन्होंने पूरी जिंदगी इस काम में विदेश में भी काम किया था, उन लोगों ने पूरी डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, उसके पार्ट्स, उनके सप्लायर्स, वो सब मिलाकर 10 दिन में ये वेंटिलेटर बनाने का मिशन सक्सेसफुली हुआ है। मुझे आशा है कि गुजरात को तो शॉर्टेज नहीं रहेगा, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको भी यहाँ से वेंटिलेटर, कोरोना के मरीज पर जरूरी वेंटिलेटर यहाँ से वहाँ भी भेजे जाएंगे। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक धमन 1 नाम के इस वेंटिलेटर की नाकामी तब सामने आई जब अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने 230 धमन 1 मशीन के रहते हुए भी वेंटिलेटर की मांग की। अहमदाबाद मिरर ने अस्पताल के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि धमन 1 मशीन के इस्तेमाल में हमें बाकी वेंटिलेटर्स के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। उनके मुताबिक ये वेंटिलेटर नहीं बल्कि ये मशीनीकृत अम्बू बैग हैं, यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने नीति मित्रा की कंपनी को फायदा कराने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए एक दमन 1 के नाम से वेंटिलेटर हमें मिला है जो स्वदेशी है, सस्ता मिलेगा, ऐसी बहुत वाहवाही और पब्लिसिटी की। 5 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च किया। उससे पहले ये बनाने के बाद कोई भी मेडिकल ट्रायल नहीं हुआ था। उसके बाद डीजीसीएल की मंजूरी भी नहीं थी। अहमदाबाद मिरर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब इस बाबत कंपनी के मालिक पराक्रम सिंह से बात की गई तो उन्होंने खुद कहा कि ये पूरी तरह वेंटिलेटर नहीं है और ये बात सरकार को पहले बता दी गई थी। वेंटिलेटर के कई मॉडल होते हैं और ये आपात स्थिति में इस्तेमाल होने के लिए है। हम धमन 3 तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से वेंटिलेटर होगा। हमने सरकार से ये भी वादा किया है कि आपूर्ति किए गए हर वेंटिलेटर को अपग्रेड करेंगे। लेकिन खुद ज्योति सीएनसी कंपनी और गुजरात सरकार की प्रेस रिलीज में धमन 1 को पूरी तरह वेंटिलेटर के तौर पर ही लिखा और बोला गया है। गुजरात के स्वास्थ्य सचिव ने इसे भारत सरकार की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी के तय मानकों पर खड़ा बताया। भारत सरकार की एक हाई पावर प्रोक्योरमेंट की कमेटी है जिसने पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए इस तरह से वेंटिलेटर और अनेक इक्विपमेंट का खरीदी करने का जिम्मेवारी इस कमेटी को दी गई है। तो इस कमेटी ने जब वेंटिलेटर्स के टेंडर्स बाहर निकाले, उसके अंदर जो टेस्ट उन्होंने जिसका मापदंड रखा था कि ये एलिजिबल, यानी कि ये मापदंड परिपूर्ण होगा तभी ये इसके लायक होंगे, उसके अंदर IEC 60601 सर्टिफिकेशन का
उल्लेख था और ये दमन 1 ने इसको बिल्कुल उत्तीर्ण किया है, इसको परिपूर्ण भी किया है। दूसरी बात कि भारत सरकार के ही हाई पावर कमेटी ने ये पूरी टेंडर की प्रक्रिया करके जितने कंपनीज उत्पादकों को रजिस्टर किया है परचेस के लिए, उसमें भी दमन 1 के जो मैन्युफैक्चरर हैं और ये इक्विपमेंट उसके अंदर भी उसका समावेश, ज्योति सीएनसी का समावेश होता है। इससे भी एक बात स्पष्ट है कि भारत सरकार के भी जो नीति है, नियम है और जो लायक गिनने के जो अंक है, मापदंड है, उसमें भी दमन 1 परिपूर्ण तौर से पसार होते हैं और उत्तीर्ण होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव का यह भी कहना है कि गुजरात सरकार को वेंटिलेटर डोनेशन के तौर पर दिया गया है, लेकिन अहमदाबाद में कोविड-19 से हो रही बड़े पैमाने पर मौत को कांग्रेस ने इस वेंटिलेटर की नाकामी से जोड़ दिया है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि विजय रूपानी ने राजकोट के अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए इस वेंटिलेटर का प्रमोशन किया। आपको मालूम था कि इसमें पूरे स्पेयर पार्ट नहीं है, कोरोना के दर्दियों की सारवार की फैसिलिटी इसमें नहीं है, वो भी आपने क्यों दर्दियों में उसको आजमाया? और साथ में इतने ज्यादा लोग जो मर रहे हैं उसकी एक ही वजह है कि ये दर्दियों को ये दमन 1 के भरोसे छोड़ दिया था। आपने अपने निजी फायदे के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी सरकार की वाहवाही के लिए गुजरात के लोगों की जिंदगी को दांव में लगाया है, ऐसा हमारा स्पष्ट आक्षेप है। और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की वजह से ये उसकी न्यायिक तपास होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है सरकार उस पर क्रिमिनल कार्यवाही होनी चाहिए। दमन 1 पर उठे सवालों के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने अपनी सरकार की तरफ से दिए गए ऑर्डर को रद्द करने का ऐलान कर दिया। पुडुचेरी हेल्थ डिपार्टमेंट परचेस्ड 25 BiPAP machines from Rajkot company by name Daman 2. That machine, after reaching here, on inquiry we found that it is not working, it is not worthy. Therefore the health department is cancelling the order and we are returning back those 25 BiPAP machine to them. And a lot of complaint has come about that company that is being inquired into by our government. दमन 1 को मेक इन इंडिया की भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इस पर उठे सवालों से गुजरात के कई अखबार भरे पड़े हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जहां वेंटिलेटर लोगों के जीवन और मौत को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हों, वहां इस वेंटिलेटर से जुड़े विवाद पर अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस गुजरात में आरोप लगा रही है, लेकिन पुडुचेरी में जहां कांग्रेस की सरकार है, नारायणसामी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस कंपनी को वेंटिलेटर समझकर ऑर्डर दिया था। अब ट्वीट किया है कि इतने सारे प्रश्न उठे हैं तो हम इस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। राजनीति हो सकती है, लेकिन राजनीति हो रही है सिर्फ इस आधार पर यह प्रश्न हल्का नहीं है, यह बेहद गंभीर मामला है। हम टेस्ट के मामले में ज्यादा कीमत पर टेस्ट किट के आयात और खराब टेस्ट किट के आयात की खबरें देख चुके हैं और वो सही निकली थी, उससे रद्द करना पड़ा था। अखबार और गुजरात में चर्चा है कि कंपनी का मालिक मुख्यमंत्री का दोस्त है। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री की किसी से भी दोस्ती हो सकती है, पर मुख्यमंत्री का कोई दोस्त है इस वजह से आप हवाई जहाज में साइकिल का टायर नहीं लगा सकते हैं और ये नहीं कह सकते कि ये मेरे दोस्त का बनाया हुआ टायर है और मैं मुख्यमंत्री हूं, इसे हवाई जहाज में लगाओ, हवाई जहाज साइकिल के टायर से उड़ जाएगा। ये दोस्त है कौन? दी वायर की रोहिणी सिंह की यह रिपोर्ट अहमदाबाद के वेंटिलेटर विवाद में एक नया मोड़ ले आती है। जिस ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 230 वेंटिलेटर सप्लाई की है, उसमें उस परिवार की भी हिस्सेदारी है जिनका बीजेपी के चोटी के नेताओं से नाता रहा है। यह परिवार इस कंपनी के प्रमोटरों में से एक है।
रोहिणी सिंह ने इस कंपनी के चेयरमैन पराक्रम सिंह जडेजा से फोन और ईमेल से संपर्क किया। पहली बार जडेजा ने माना कि वीरानी की 46% से अधिक हिस्सेदारी है, लेकिन जब संवाददाता ने पूछा कि क्या यह वही परिवार है जिसने प्रधानमंत्री को लाखों रुपए का विवादित सूट तोहफे में दिया था, तब जडेजा पलट गए और कहा कि उनकी हिस्सेदारी खत्म हो चुकी है। रोहिणी सिंह ने दिखाने का प्रयास किया है कि खासे समय तक उनकी इस कंपनी में हिस्सेदारी थी। द वायर ने वीरानी परिवार के सदस्य जो हांगकांग में रहते हैं उनसे भी संपर्क किया तो जवाब मिला कि मैं भारत में नहीं रहता। सवाल है कि क्या इस नजदीकी के कारण मुख्यमंत्री रूपाणी ने इस कंपनी के वेंटिलेटर को खरीदा? द वायर ने मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस परिवार के वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। अहमदाबाद के डॉक्टरों को इस वेंटिलेटर से कई प्रकार की शिकायतें रही हैं। कांग्रेस जानना चाहती है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जितने लोग मरे हैं उनमें से कितने इस कंपनी के वेंटिलेटर पर रखे गए थे और इसकी न्यायिक जांच हो। ये वेंटिलेटर की कहानी बहुत गंभीर है, खासकर उस गुजरात में जहां कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 12,500 से अधिक हो चुकी है और 749 लोग मारे जा चुके हैं। संख्या लगातार बदलती रहती है और अकेले अहमदाबाद में 9,216 पॉजिटिव केस हैं, अकेले अहमदाबाद में, और यहां 600 से अधिक लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, अहमदाबाद में कुछ विचित्र प्रकार की चीजें हो रही हैं जिसकी चर्चा वेंटिलेटर की स्टोरी की तरह नेशनल मीडिया में नहीं है। वो ये कि अचानक अहमदाबाद के कलेक्टर को बदल दिया जाता है बीच में और एक दिन रातों रात अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा को क्वारंटीन में भेज दिया जाता है। फिर वहां से उन्हें कहीं और भेज दिया जाता है और उनकी जगह कोई और म्युनिसिपल कमिश्नर बनकर बैठ जाता है। बिहार में भी स्वास्थ्य सचिव का इसी तूफान में तबादला हुआ है। तो आप देखते रहिए उन खबरों को जिन्हें नहीं दिखाया जा रहा है और जो खबरें दिख के भी नहीं दिख रही हैं। बाकी ब्रेक के बाद। पाँच जनवरी 2020 की देर शाम जेएनयू के परिसर में हमला होता है और अंधेरा होते होते साबरमती हॉस्टल में गुंडे घुस आते हैं, छात्रों के साथ मारपीट करते हैं, लड़कों को मारते हैं, लड़कियों को मारते हैं। इन मामलों में जब मीडिया ने कई तफ्तीश की और पहचान साबित कर दी कि इनका एबीवीपी से लेकर किस किस से संबंध है, तब एक दबाव बना और पुलिस ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी ने दावा किया मीडिया के सामने आकर कि फला फला लड़कों की तस्वीरें से पहचान जाहिर कर ली गई है और हम अगले कदम की तैयारी में हैं। उसके बाद से कुछ भी पता नहीं चला। क्या आपको मालूम है कि जेएनयू पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तारी कितनी हुई, क्यों नहीं हुई? क्या ये आरोप जायज है लोगों का कि उन हमलावरों को बचाया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है? क्योंकि 4 मई को कुछ वकीलों ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी और कहा कि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो रही है। 16 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कीजिए और 23 मार्च तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया था, एडजर्न कर दिया था। उसके बाद से ताजा स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। सुचरिता सेन के मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जबकि वो जेएनयू की बड़ी और दुनिया में अपने विषय की बड़ी प्रोफेसर मानी जाती है। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गार्गी कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है। उन मामलों में क्या हुआ? क्या वो अंजाम पर पहुंचाया गया? फिर नागरिकता कानून के विरोध में जब जामिया के बाहर प्रदर्शन चल रहे थे तो 2-2 बार बंदूक लेकर 2 अलग अलग नौजवान आ गए। उन नौजवानों पर यूएपीए जैसे सख्त कानून नहीं लगाए गए।
लेकिन नागरिकता कानून के विरोध से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की तत्परता देखने लायक है। इस कोविड-19 की लड़ाई में भी इस मामले से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां होती रहीं। आपने सुना कि उस घटना के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। क्या उन मामलों में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जिन्हें नहीं छोड़ने का दावा किया गया था। लेकिन सफूरा जरगर, मीरन हैदर और शिफाउर रहमान जो जामिया के छात्र हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी पर अपूर्वानंद, प्रशांत भूषण, तिस्ता सिटलवाड जैसों ने जो सिविल अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता जताई है। बंदूक गोली चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सफूरा जरगर का तो मामला भी और अलग हो जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी निजता को लेकर जिस तरह की अफवाहें उड़ाई गईं, जिस तरह के मजाक बनाए गए, वो बेहद शर्मनाक थे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पिछले साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस की क्रूरता का शिकार हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अब भी उस दहशत से उबरे नहीं हैं। पुलिस कई छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस तो पहले ही दायर कर चुकी थी। ज्यादा चिंता की बात यह है कि दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ लॉकडाउन में ज्यादा सक्रिय हो गई है, जबकि इस समय किसी को भी कानूनी सहायता मिलना काफी मुश्किल है। सफूरा जरगर, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान के बाद पुलिस ने जामिया मिलिया के एक और छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है और उसकी आड़ में ये जो एजेंडा पूरा करने की कोशिश हो रही है, इसका उद्देश्य हमें ये मालूम होता है कि लोगों को डरा दिया जाए, लोगों को खामोश कर दिया जाए, ताकि लोग डर जाएं, खामोश हो जाएं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के गलत कदमों के खिलाफ कोई आवाज़ न उठे। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद 16 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ के नाम पर आसिफ की काफी पिटाई की। अगले दिन जज ने पुलिस रिमांड की मांग खारिज कर दी और उसने आसिफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन 2 दिन बाद 19 मई को पुलिस ने आसिफ को उत्तर पश्चिम दिल्ली में हुए दंगों के नाम पर गिरफ्तार कर लिया और 7 दिन के लिए उसकी पुलिस हिरासत ले ली। पुलिस के इस रवैये को मनमाना बताते हुए सिविल सोसाइटी काफी नाराज है। ये जामिया के छात्र, पूर्व छात्र और उन लोगों की गिरफ्तारियां हैं जो दिल्ली में नागरिकता के नए कानून के खिलाफ और एनआरसी और एनपीआर के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे थे 3 महीनों में, उन आंदोलनों में किसी न किसी रूप में शामिल थे। या तो वे शामिल थे, या उसका संगठन कर रहे थे, या उसका नेतृत्व कर रहे थे। यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे और ये दरअसल नागरिकता के बराबरी के अधिकार पर जोर देने के लिए किए गए थे। ये बात सच है कि इन आंदोलनों में ज़्यादातर मुसलमान शामिल थे, लेकिन मुसलमानों का नागरिकता के अपने अधिकार पर जोर देना बिल्कुल वाजिब है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सिविल सोसाइटी से जुड़े कई जाने माने लोगों ने गुरुवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपनी नाराजगी जताई। उनकी मांग है कि सरकार गिरफ्तार किए गए छात्रों को तुरंत रिहा करे और उनकी आवाज बंद करने के लिए यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल करना बंद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।